कमाने वाली बहू की कहानी। माँ, तू हमारे साथ मुंबई चल। बाबा थे तब बात अलग थी। अब तू इधर गांव में अकेली कैसे रहेगी? बेटा पवन बोला। मैं सोच में पड़ गई। दिल का दौरा आने से पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की कि खुद को समझाने की। देवी के बाद सब मेहमान चले गए। बेटा पवन और बहू मिताली दोनों इंजीनियरिंग थे। बेटा और बहू के साथ रहने जाना मत, ऐसा मेरी एक सहेली ने कहा था। क्योंकि कमाने वाली बहू को बूढ़ी सास जरा सी पसंद नहीं होती। तेरा वहाँ जाने से उनकी स्वतंत्रता में बांध आएगी और वह तुझे ताना मार मार के तेरा जीना हराम कर देंगे। जाने दो भाई, जब जिंदा थे तब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में बेटा और बहू यहाँ मकान बेच सकते हैं और घर के सब पैसे लेकर तुझे एक एक पैसों के लिए तरसाएंगे। बेटा और बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। 60 साल की उम्र में भी मेरे घुटनों के दर्द की वजह से मुझे हमारा राशन का दुकान चलाना भी आसान नहीं लग रहा था। देवी का पूरा खर्चा बेटे ने उठाया, पर छोटे मोटे खर्चे के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था। और हमने बचाए हुए थोड़े पैसे मुझसे खर्च हो गए थे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास सिर्फ 50 भी नहीं थे। और ये बातें सोचने में मैं पवन को कोई उत्तर नहीं दे सकी। इतने में मिताली बोली, माँ मुझे बताओ कि कौन सी साड़ी रखनी है। मैं आपका बैग पैक कर रही हूँ। जब मिताली ने ऐसा कहा तब मैंने उसे कुछ नहीं कह पाई। चुप रहकर उनके साथ मुंबई आई। पवन और मिताली ये दोनों मेरे बहुत अच्छा ख्याल रखते थे। हम सब साथ बैठकर खाना खाते। उनकी यादें नहीं आनी चाहिए, इसलिए दोनों ने मुझे बहुत खुश रखने का प्रयत्न करते थे। मेरा 7 साल का पोता रेहान तो दादी दादी कहते हुए मेरे पीछे भागता था। मैंने कौन सी भी चीज़ मंगाई वह मुझे तुरंत ला कर देता था। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के लड़के और लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। खास कर बहू कमाने वाली होगी तो सास को ठोकरों पर रखेगी। लेकिन मैंने देखा कि ये सारी सिर्फ बातें थी। हर उंगली की तरह हर बहू सेम नहीं होती है ना। आज सबने बाहर घूमने का प्लान बनाया। हम सब मॉल में गए। उधर घूमते घूमते पवन और मिताली एक दुकान में कुछ खरीदने के लिए रुके। मैं और रियान थोड़ा आगे गए। आइसक्रीम की दुकान देखते ही रियान बोला, दादी दादी मुझे भी आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर जैसे बिजली ही गिरी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। दिन में कभी मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी, अब भी क्या करें। मेरा उदास चेहरा देखकर रिहान वापस बोला, ले दो ना दादी, प्लीज़ दादी प्लीज़। माफ़ कर बेटा, मेरे पर्स मैं घर में भूल गई। मैं ऐसे बोलते ही रिहान मेरी तरफ एक अलग ही नज़रों में देखने लगा। उसको लगा कि आइसक्रीम लेना नहीं है, इसलिए दादी बहाने बना रही है। पर मैं क्या कर सकती थी, मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। मैं कैसे दादी हूँ जो अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं लेने दे सकती। हमने बाहर ही खाना खाया। मिताली ने मेरे पसंद की काजू मसाले की सब्जी ऑर्डर की थी, पर मुझे वो पसंद नहीं आ रही थी। घर आने के बाद सबने थोड़ी देर टीवी देखी। पवन सो गया। रेहान को क्या चाहिए और क्या नहीं वह देखने के लिए मिताली उसके रूम में गई। मैं भी मेरे रूम में सोने जा रही थी। तभी मुझे रेहान की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी दादी बहुत कंजूस है। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ मम्मी, हम जब ना मॉल में घूम रहे थे ना, तब मैंने दादी से ना आइसक्रीम मांगी। वो कहने लगी कि मेरे पास घर पर भूल गई हूँ। ये अच्छा है क्या मम्मी? कंजूस दादी। रेहान, क्या है ये? दादी के बारे में ऐसे बोलने से पहले तुमने सोचा भी नहीं क्या? तेरी दादी
एक वक्त कितनी दुखी है तू समझ नहीं सकता। दादी को कितना दुख है बेटा। बेटा, दादी और दादाजी गांव में साथ रहते थे। तभी अचानक दादाजी हम सबको छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। जिस व्यक्ति के साथ आप 24 घंटे साथ रहते हैं, साथ उठना बैठना खाना पीना हम साथ करते हैं, हम सब अपने सुख दुख बांट लेते हैं, वही व्यक्ति जब अचानक हमको छोड़कर चला जाता है तो कितना दुख होता है। तू अभी नहीं समझ सकता, छोटा है ना। सोच, अचानक तेरे मम्मी पापा तेरे से बहुत दूर गए, इतने दूर गए कि वो कभी वापस ही नहीं आए। तब तो बुरा नहीं लगेगा क्या? नहीं मम्मी नहीं, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता। रेहान बोला। बेटा, फिर सोच कि दादाजी बिना तेरी दादी कैसे रहती होगी। ऐसी परिस्थितियों में वह अपना पर्स घर भूल गई होगी। तुमने उनको कंजूस कहा, उनका प्यार तुझे नहीं दिखा क्या? जब भी तुझे स्कूल से आने में 5 या 10 मिनट लेट हो जाता है ना, तब वो बालकनी में खड़ी रह रहकर तेरी राह देखती है। उनके घुटने में दर्द करते हैं। तब भी बेटा, किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। ये बातें सुनकर मुझे मेरी बहू पर बहुत अभिमान हुआ। उसकी जगह मैं रहती तो कदापि मैं अपने मेरे लड़के को इतने अच्छे से समझा नहीं पाती। दूसरे दिन सुबह पवन ऑफिस गया और रेहान स्कूल। मिताली ऑफिस से जाते जाते मेरे हाथ में कुछ पैसे देने लगी। ये क्या है बेटा? मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है? मैं बोली। माँ, किसको कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाते हो, कभी दान पेटी में डालो, कभी रेहान कोई चीज़ के लिए जिद की तो आप उसे वो चीज़ ले देना। पर बेटा, माँ, जब ये पैसे पवन ने आपको दिए होते तो आपने मना किया होता क्या? नहीं ना। आपकी बहू भी तो कमाती है, तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकते? मिताली का कहना सुन के मेरी आंखों में आंसू आने लगे। जो मेरे बेटे न समझ सका वो मेरी बहू ने समझा। मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि ऐसी बहू मुझे हर जन्म मिले। लोग बिना कारण ही कुछ कमाती बहू को दुर्व्यवहार देकर सब कमाते हुए बहू को दोष देते हैं। कुछ बहू मिताली जैसी समझदार, सुलझी और बड़ों का आदर करने वाली होती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो बोलिए, क्या सच में ऐसा होता है क्या? अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।